नमस्कार, मैं पवन साहू, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हाड़ाबंद से। आज हम वृत्त के अवयव और उनसे संबंधित परिभाषाओं को इस टीएलएम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो कैसे वृत्त से संबंधित इन परिभाषाओं को इस टीएलएम से हम कैसे देख सकते हैं और बता सकते हैं। सबसे पहले वृत्त में क्या है, ये समतल है ना। तो समतल में स्थित किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। तो समतल में किसी निश्चित बिंदु से, जैसे ये निश्चित बिंदु हो गया, यहाँ से निश्चित दूरी पर स्थित ये बहुत सारी बिंदुएं हैं, तो इस बिंदुओं के समूह को क्या कहेंगे? इसके बाद जैसे केंद्र को बताना रहे तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, है ना, कि वह निश्चित बिंदु जो बिंदुओं के समूह से, सभी बिंदुओं के समूह से निश्चित दूरी पर स्थित है ना, इसको हम क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। जैसे आगे है, इस वृत्त में जो वक्राकार रेखा है, ये जो रेखा है वक्राकार रेखा, जैसे दर्शाना रहे, अगर हम इस प्रकार से किसी, है ना, दर्शा सकते हैं, किसी धागे को रख सकते हैं, तो इस वक्राकार रेखा को क्या कहेंगे? इस वृत्त में परिधि कहेंगे। आगे जैसे देखते हैं तो ये वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। और वृत्त की त्रिज्याएं असंख्य होती है, क्योंकि ये जो बिंदु है ना वो असंख्य है ना। जो बिंदु असंख्य है तो वृत्त के केंद्र से हम असंख्य रेखा खींच सकते हैं परिधि तक, इसलिए वृत्त की त्रिज्याएं जो है असंख्य होती हैं। और सभी त्रिज्याओं का माप क्या होता है? समान होता है। सभी त्रिज्या समान माप की होती है। हम जीवा के बारे में देखते हैं, उससे पहले व्यास को देख लेते हैं, है ना। व्यास किसे कहेंगे? वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। जैसे कि मैं यहां से लेके यहां तक ये एक रेखा खींच दिया, है ना। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाए, इसको क्या बोलेंगे? व्यास कहते हैं। ठीक है, पुनः एक बार देख लो, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम व्यास कहते हैं। ठीक है, अगर हम इस प्रकार से और दो बिंदुओं को मिला दे, तो मान लिया जाए वृत्त के इन दो बिंदुओं को मिला देते हैं, है ना। ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जीवा कहते हैं, है ना। तो वृत्त में क्या होती है? असंख्य बिंदु है, तो हम असंख्य जीवाएं खींच सकते हैं। इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे तो जीवा हो जाएगा, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये भी जीवा हो जाएगा, इस बिंदु से इसको मिलाएंगे तो जीवा हो जाएगा। तो ये बिंदु तो असंख्य है ना, इसलिए हम असंख्य जीवाएं एक वृत्त में खींच सकते हैं। और जो जीवा जो है वृत्त के केंद्र से होके जाए, उस जीवा को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन है? व्यास है। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है? व्यास है। चलिए आगे देखते हैं, इसी में चाप, है ना। चाप के बारे में इस प्रकार से बता सकते हैं कि वृत्त में दो बिंदुओं को मिलाने वाली वक्र रेखाखंड, इस प्रकार से इस बिंदु और इस बिंदु को मैंने इस वक्र रेखाखंड, है ना, से मिलाया हुआ है। वक्र रेखाखंड के माध्यम से ऐसा मिलाया हुआ है ना। तो वृत्त में इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वक्र रेखाखंड की लंबाई क्या कहलाती है? चाप कहलाती है। इसी प्रकार, है ना, ये वक्र रेखाखंड की लंबाई है। इसी प्रकार से इस साइड भी ये वक्र रेखाखंड है, इसको भी हम चाप कहेंगे। ठीक है, तो दो चाप मिला करके एक पूर्ण वृत्त बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला चाप हो गया और इस साइड जो बना है ये दूसरा चाप हो गया। तो ये दोनों चाप को मिलाकर क्या बन गया? एक पूर्ण वृत्त बन जाएगा। ठीक है, आगे हम त्रिज्यखंड के बारे में देखते हैं।
यहाँ पे त्रिज्यखंड को दर्शाने के लिए हम इस प्रकार से इसमें दो त्रिज्या बना लेते हैं। पहले ये पहला त्रिज्या हो गया और ये दूसरा त्रिज्या हो गया। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ये मैंने एक त्रिज्या और दूसरा त्रिज्या बना लिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वृत्त में वृत्त की दो त्रिज्या, ये पहला त्रिज्या हो गया, दूसरा त्रिज्या हो गया, है ना। वृत्त की दो त्रिज्या और उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड कहेंगे। वृत्त की दो त्रिज्या और उसके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है लघु त्रिज्यखंड और एक है दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देखो लघु त्रिज्यखंड इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ वृत्त की दो त्रिज्या और जो लघु चाप है, ये छोटा चाप है, उससे घिरा हुआ है, इसलिए इसको लघु त्रिज्यखंड बोला गया है। और यहाँ पे देखिए इसको दीर्घ त्रिज्यखंड इसलिए बोला गया है क्योंकि ये वृत्त की दो त्रिज्या और ये दीर्घ चाप से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इसको दीर्घ त्रिज्यखंड बोला गया है। ठीक है, आगे हम वृत्तखंड के बारे में देखेंगे, है ना। तो वृत्तखंड को दिखाने के लिए हम इस प्रकार से पहले एक मैं यहाँ पे जीवा ले लेता हूँ। इस प्रकार से मैंने एक जीवा बना लिया है ना। तो ये जीवा हो गया, आप लोग जानते हैं। तो वृत्तखंड क्या है? वृत्त की जीवा और उसके संगत चाप से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलेंगे? कहेंगे। वृत्तखंडों को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला है लघु वृत्तखंड और दूसरा है दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, इसको लघु वृत्तखंड इसलिए बोला गया है क्योंकि ये वृत्त की जीवा और उसके लघु चाप से घिरा हुआ क्षेत्र है ना, इसलिए इसको लघु वृत्तखंड कहा गया है। और इसको दीर्घ वृत्तखंड इसलिए बोला गया है क्योंकि ये वृत्त की जीवा और उसके दीर्घ चाप से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इसको दीर्घ वृत्तखंड कहा गया है। इस प्रकार से आगे देखते हैं हम, जैसे कि छेदक रेखा बताना है तो यहाँ पे हम ये वृत्त के दो बिंदु हैं, है ना, जिसके माध्यम से अपन इस प्रकार से इसको मैंने रखा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ वृत्त के दो बिंदुओं को ये वाली जो अपनी है ना धागा है या रस्सी है, ये उसको क्या कर रही? प्रतिच्छेद कर रही है। तो वृत्त की दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, यदि हम इस प्रकार से बोले कि मान लीजिए वृत्त की एक बिंदु है, इसको इस प्रकार से ये रेखा जो है स्पर्श करते हुए जाए, वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए ये रेखा जा रही है, इसलिए इस रेखा को क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस टीएलएम के माध्यम से हमने वृत्त के अवयवों को और विभिन्न परिभाषाओं को सीखा।